हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। अपन लोग वेक्टर का चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 11th का। उसके अंदर अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग क्या क्या देख चुके थे। अपन ने वेक्टर और स्केलर की डेफिनेशंस देखी थी, कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं वो देखे थे अपन लोगों ने। नेगेटिव वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, पोलर वेक्टर्स, इनके बारे में पढ़ा था अपन ने। और साथ ही अपन ने कुछ लॉ देखे थे, मैंने बताया था कैसे लॉ बने वो भी समझाया था। फिर मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ समझाया। मैंने ये भी बताया ड्रॉबैक किया, पैरेललोग्राम मोर बेटर है इन कंपेयर टू ट्रायंगल लॉ। वहाँ पर अपन ने कंप्लीट किया था। अब जो भी लॉ बना उसको कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला देना था जिससे अपन रिजल्टेंट निकाल सकें कि दो फोर्सेस अगर 60 डिग्री पर लग रहे हैं या 90 डिग्री पर लग रहे हैं तो जिस बॉडी पर लग रहा है वो जाएगी कहाँ पर। तो आज वो सब कुछ देखने वाले हैं अपन लोग। तो जैसे स्टार्ट कर रहे हैं तो डेट इज मीन्स मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ। इसको देखने वाले हैं अपन कि जो अपन ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, वापिस से समझा रहा हूँ, उस लॉ को मैथमेटिकली कैसे एनालिसिस किया गया। और इन शॉर्ट जो भी अपन पढ़ रहे हैं, अगर इसको शॉर्ट में बोलूँ कि आखिर ये कर क्या रहे हैं अपन मैथमेटिकल जो एनालिसिस करेंगे, तो एक्चुअल में अपन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑल अपन कंसिडर कर रहे हैं टू फोर्सेस जो किसी बॉडी पर लग रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो उससे रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा उसको अपन निकालेंगे, वो फाइंड आउट करेंगे। तो अपन सॉल्यूशन चालू कर रहे हैं कि लेट कंसीडर टू वेक्टर्स A and B act on a body at same time at angle थीटा। थीटा पर दो एक्ट कर रहे हैं, मैंने जो एंगल है ए और बी के बीच में वो थीटा है। एंड द रिजल्टेंट इज आर। ये किस तरह का है उसको अपन अब थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरह से अपन करने वाले हैं। तो अगर इस लॉ की बात को, पैरेललोग्राम लॉ की बात करें, तो पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, तो मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी थी कि अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना लूँ कुछ इस तरह से, दैट इज पैरेललोग्राम, नेमिंग करता हूँ इसकी तो PQST, नेमिंग लाइक दिस। अब ये लॉ ने क्या बोला था अपन लोगों से कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय टू वेक्टर्स विच एक्ट ऑन ए बॉडी, तो सपोज करो इस पर एक्ट कर रही है तो कैसे एरो दूंगा, एक एरो इधर, दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर और दैट इज कॉल्ड बी वेक्टर। ये अपन ने दो वेक्टर्स दिए ए और बी एडजेसेंट साइड से, जिनके बीच में एंगल कितना था, थीटा, दैट इज कॉल्ड थीटा एंगल। ये थीटा एंगल हुआ। अब आपको मैंने एक्सप्लेन करा था कि अगर कोई दो जने, ये दो फोर्सेस मान लें अपन लोग, तो अगर ये मेरे को खींच रहे होते तो ना मैं ए की तरफ जा रहा होता ना मैं बी की तरफ जा रहा होता, मैं कहीं बीच में कहीं जा रहा होता। तो इसका पैरेललोग्राम लॉ ने क्या बोला था कि जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। ये एरो इस तरह से नेसेसरी कंडीशन है कि आप ऐसे ही दें, तो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। ऑल आर वेक्टर्स, तो ये रिप्रेजेंट कर दिए अपन ने। ठीक है, अब अपन को आर निकालना था। ये बिल्कुल वैसे ही आर निकालना था कि अगर जैसे दो फोर्सेस हैं 7 और 3 न्यूटन के जो किसी बॉडी पर लग रहे हैं, इस पे लग रहे हैं दो फोर्सेस, तो अपन क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, 7 + 3, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 10। तो वो कितना आएगा जब इस तरह के एंगल पर लगाएंगे, सेम डायरेक्शन में लग रहा था तो पता था अपन को कि 10 हो जाएगा, 7 और 3 न्यूटन का 10 हो जाएगा। बट इस तरह से एंगल पर लगेगा तो क्या होगा, तो वो मैथमेटिक्स ने कुछ अपन को तरीके दिए, टेक्नोमेट्री उसने एक्सप्लेन करा कि अपन कैसे कर पाएंगे उसका। वो एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया अपन लोगों ने, वेक्टर फर्स्ट एडिशन का फॉर्मूला वेक्टर का, क्योंकि मैंने आपको समझा चुका था कि स्केलर एडिशन तो वो है जो अपन नॉर्मल एडिशन करते हैं, जैसे 7 + 3 10 हो गया, वैसे एक्सप्लेन करना। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा अगर अपन सोचें, छोटी क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर डेरिवेशन आए थे पैरेललोग्राम्स के अंदर, कि जब भी पैरेललोग्राम्स की थ्योरम्स को सॉल्व कर रहे थे तो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मेरे को आर निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ना।
तो अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, डेट इज़ फॉर 9th क्लास। 9th क्लास से जानते हैं कि अगर मेरे को ये आर निकालना है तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो कर दिया और इसकी नेमिंग कर दी मैंने एम। अब अपन को कुछ चीज़ें पैरेललोग्राम से पता है, अगर ये बी है तो ये वाली साइड भी क्या रही होगी, बी वेक्टर रहा होगा, डेट इज कॉल्ड बी वेक्टर। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये आउटसाइड में भी तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा ना अपने पास, तो ये एंगल निकल गया अपने पास। अब बात करें कि मैं जो इससे पहले मैथमेटिकल टूल्स में भी समझा चुका हूँ, जो 10 से रिमेंबर रहना चाहिए कि अगर हमारे को ये पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये बी क्या है, ये बी है अपने पास हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अब वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो छोटी क्लास का कोई रिपीटिशन नहीं, शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ और रिमेंबर रखना ही है, क्योंकि बार बार मैं प्रैक्टिस में आएगा लॉट ऑफ टाइम इन 11th एंड 12th क्लास और न्यूमेरिकल्स के अंदर कि जब भी हाइपोटेनियस हो तो परपेंडिकुलर पर बी साइन थीटा आ जाएगा, हाइपोटेनियस के साथ साइन थीटा आ जाएगा, और जो बेस है उसके साथ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो डेट इज मीन्स बी कॉस थीटा। इसको आप डायरेक्ट रिमेंबर रखें, कुछ बच्चों ने 10 से ही रिमेंबर रख रखा था इसलिए वो मैथ्स को तेजी से कर पा रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री को। तो डेट इज मैंने वैल्यूज निकाली। ये वैल्यूज निकाली भी क्यों, क्योंकि अगर मेरे को आर निकालना है तो इससे तो मैं निकाल नहीं सकता था एज ए 9th क्लास, पर मैंने अगर ये थ्योरम लगा दी है तो अगर मैं पी एम एस इस राइट एंगल ट्राइंगल पर जाता हूं तो मैं आर सॉल्व कर पाऊंगा ना। तो इसलिए मैंने पहले इस बी को इधर माना, इस बी को जब मैंने इधर लिया तो कहीं ना कहीं अगर बिल्कुल अपन अब एग्जैक्ट और आगे पढ़ने वाले हैं तो एरो अगर इधर जा रहा है तो वेक्टर के यहाँ पर भी तो वेक्टर ऐसा आ जाएगा, इस बी का वेक्टर ए के लिए बोलता तो ऐसा आ जाता, पर अभी ए की जरूरत नहीं है इसलिए बी को अपन ने इधर लिया और फिर पाइथागोरस से रिलेटेड करते हुए कंपोनेंट्स सॉल्व कर दिए अपन लोगों ने। बस अब मेरे को यही तो निकालना है आर, तो मैंने कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMS, इस ट्राइंगल की बात करूं और फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करता हूं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस पर क्या दिख रहा है, ये वेक्टर ही तो दिख रहा है आपको, ये वाला ले रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल। तो डेट इज मीन्स यहां पर क्या हो गया हमारे पास, आर वेक्टर का स्क्वायर। नेक्स्ट बोलूं परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर परपेंडिकुलर तो ये आ रहा है ना बी साइन थीटा, तो डेट इज मीन्स बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ वी गेट बेस तो P से लेकर M तक है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक P से Q तक कितना हो गया A, और इसके बाद क्या हो गया B cos थीटा, बोथ ऐड करके लिख दूँ एक ही ऐड में, तो इट मीन्स इसको कुछ ऐसे लिख दूँ A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करा मैंने। अब इसके बाद क्या कर रहा हूँ, इसको जस्ट ओपन कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो डेट इज कॉल्ड आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वेक्टर के साइन। अब इसको सॉल्व करता हूँ तो डेट इज कॉल्ड ए स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लाइक दिस। जैसे इसको ओपन किया है मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये ओपन कर दिया अपन ने। अब ए वाली टर्म अगर मैं साथ में क्लोज में रखता हूँ तो अपन को क्या दिख रहा है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक ए स्क्वायर नॉर्मल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो अपने पास यहाँ पर क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और एक और चीज़ अपने पास बची हुई है 2ab कॉस थीटा, तो डेट इज ऑल्सो 2ab कॉस थीटा। ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। इसकी वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री से 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारे पास, ये हाइपोटेनियस बोलूँ या यहाँ के टाइप से बोलूँ तो रिजल्टेंट निकल गया। तो रिजल्टेंट का अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। डेट इज द आंसर फॉर एडिशन। वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला आया है हमारे पास। तो जैसे बचपन में अपन ने छोटी क्लासों में स्केल में पढ़ा था कि अगर 26 को 48 से ऐड करना है, तो किसी टीचर ने तो बताया था ना कि 14 का 1 ऊपर जाएगा फिर 110 बनेगा, तो ये स्केलर के रूल्स थे। तो वैसे इस पर इसमें कोई एंगल नहीं आ रहा था,
इसमें कोई एंगल नहीं आ रहा था, इसके लिए स्केलर एडिशन है। पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वेक्टर एडिशन मीन्स वेक्टर डिपेंड्स ऑन एंगल, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है, एंगल डिपेंडेंट हो गया। तो ये था हमारा, बोला जाए 12th के अंदर 11th क्लास के अंदर एज ए स्कूल लेवल पे पूछा जाता है कि मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का पैरेललोग्राम लॉ से डेरिवेशन कर दें। तो इस तरह से अपन कुछ डेरिवेशन कर देते हैं, समझ रहे हैं। और अगर आप टारगेट बेस्ड में तो आप डायरेक्ट रिमेंबर तक वैसे भी है, रिमेंबर रखें, बाकी तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करने वाले हैं वेक्टर्स के। तो दैट इज अ फॉर्मूला जो आपको याद रखना है एडिशन का, कि r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, इसको रिमेंबर रखें। ठीक, समझ गए यहाँ तक। अब इसी में मैं आपको इसका किसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया था, पैरेललोग्राम लॉ का। पर लॉ तो एक के ही दो पार्ट कर रखे हैं उन लोगों ने, कि उसी को ट्रायंगल लॉ बोल सकते हैं, उसी को पैरेललोग्राम लॉ बोल सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसा का ही ऐसा रहने वाला है। एक बार नोट डाउन कर लिया, कर लें, समझ गए। वापिस से समझा देता हूँ एक बार अपन ने करा क्या था। दो वेक्टर से लॉ के जो लॉ है पैरेललोग्राम से, उसके अनुसार अपने ए और बी रख दिए, उनके बीच में जो एंगल लग रहा था दैट इज कॉल्ड थीटा, मैंने दो फोर्सेस लग रहे थे थीटा पर किसी बॉडी पर, दैट इज कॉल्ड पी पर आप बॉडी मान सकते हैं, या मेरे ऊपर फोर्स लग रहे थे दो, इस तरह से। अब रिजल्टेंट निकालना था कि मैं कितना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ फोर्स को, तो वो वैल्यू निकाली कि मैं इतना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में जो मेरे बीच में एंगल्स है मेरे ऊपर लगने वाले फोर्सेस का, उनका रूट ले लें, तो वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। बट इसी को अगर अपन को 11th लेवल पर टीचर बोलता कि ट्रायंगल लॉस का मैथमेटिकल एनालिसिस से रिजल्टेंट निकालें, ड्राइव करें, यानी ये फॉर्मूला ड्राइव करें, तो ठीक है, मैं इस लॉ को मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ कर देता हूं। तो दैट इज मीन्स अपन इसी में, क्योंकि अपन को बहुत कुछ पढ़ना है आगे, ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ देख लेते हैं। ट्रायंगल वेक्टर एडिशन लॉ देख रहे हैं तो कुछ नहीं, मैंने पहले भी आपको समझाया था और 10 से भी आपको रिमेंबर है कि अगर दो ट्रायंगल सेम हो और उनको अटैच कर दें तो इट्स कन्वर्ट इनटू पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को अगर मैं हटाता हूँ, मीन्स आप चाहे तो पैरेललोग्राम भी बना ले, मैंने बोला प्रैक्टिस बहुत करनी है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रब कर देता हूँ, मीन्स आई रब दिस साइड, एंड बाकी सब कुछ वही का वही रखा मैंने जैसा था, तो मेरे पास सब कुछ वही आंसर है। सिर्फ मैंने एक ट्रायंगल को रिमूव कर दिया, एक पैरेललोग्राम में से एक ट्रायंगल को रिमूव करा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ से ड्राइव हो गया। बाकी सब कुछ वहीं का वहीं है, बस अब क्या एंगल यहाँ पर नहीं आएगा, हमारे पास एंगल बाहर ही रहेगा, क्योंकि ये ए और बी को बताता है। और ट्रायंगल लॉ क्या समझाया था उसने अपन से, क्या बोला था कि अगर दो ट्रायंगल की साइड्स एक ही ऑर्डर में दो फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये यूं जा रहे हैं, एक एरो ये रहा, एक एरो ये रहा, तो यूं जाता ना थर्ड, पर थर्ड एरो तो इधर आ गया, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, मैंने जब साइंटिस्टों ने सोचा बनाते समय कि करना क्या है रिजल्टेंट के लिए, कि जो फर्स्ट रिजल्टेंट है उसका आप जो टैल है उससे जो लास्ट रिजल्टेंट है, जैसे अपना बी तो आ रहा है, उसके हेड से टच कर देंगे आप, तो वो आपका रिजल्टेंट हो जाएगा उन दोनों का। पर मैंने तो अभी नॉर्मल ढंग से बता दिया आपको कि आप जस्ट पैरेललोग्राम में से एक ट्रायंगल को रिमूव करें। पैरेललोग्राम तो वैसे भी रिमेंबर रखना है, तो आप इसको रिमूव करेंगे तो दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ तो वही है ना, वही आपको हाइपोटेनियस निकालनी है रिजल्टेंट। तो अपन करेंगे क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले ले, वो बेस ले लेंगे, और वही तो लिया, तो सब कुछ सेम टू सेम, नो डिफरेंस। जस्ट डिफरेंस जो था वो डिफरेंस था अपने किसके लिए, सिर्फ डायग्राम का डिफरेंस था। पैरेललोग्राम को अपन ने किस में लिख दिया, ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक समझे, ठीक। अब एक और चीज आती है अपने पास कि आखिर वो जाएगा कौन सी डायरेक्शन में, जो रिजल्टेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो अपन अब डायरेक्शन भी देख रहे हैं इसके अंदर। तो अब डायरेक्शन के लिए मैं वापस से एक बार पैरेललोग्राम लॉ ले लेता हूँ, कि पैरेललोग्राम से सब चीज़ बहुत आसानी से समझ में आती है। मैंने कहा भी था वेक्टर में आप ऑलवेज पैरेललोग्राम बनाए, तो अपन वापस से पैरेललोग्राम लॉ का ही कर रहे हैं, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ ही यूज कर रहे हैं, पर इस बार निकाल रहे हैं डायरेक्शन ऑफ, मीन्स अपन एक तरह से बोलें तो बी पार्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो रिमूव, बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं इसका, मीन्स दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन एंगल से ही दी जाती है, इसलिए मैं एंगल लिख देता हूं। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा वो निकालना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे अपन लोग। ये पहले का सब रब कर रहा हूं, थोड़े से टर्म्स के थ्रू कुछ लिख रहा हूं। लेट
आर जो रिजल्टेंट है मेक्स अल्फा एंगल विथ वेक्टर ए, रिजल्टेंट जो जा रहा है, जैसे सपोज करो मेरे ऊपर वही एक 10 का लग रहा है और एक 3 का फोर्स लग रहा है, इस तरह से कोई मान लो 60 डिग्री के ऊपर, और मैं बीच में तो कहीं घसीटता हो जाऊंगा, पर किसके करीब रहूंगा, ए के करीब रहूंगा, बी के करीब रहूंगा, तो ये कंफ्यूजन है ना कि 10 की तरफ रहूंगा और कितने डिग्री पर रहूंगा, दैट इज प्रॉपर डायरेक्शन ना, एक पर्टिकुलर देने की, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं अपने एंगल बेस्ड वैसे। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो कुछ डायग्राम मैं वापस से बना रहा हूँ, बाकी काम बहुत ईजी सा है। तो वही मैंने पैरेललोग्राम डेवलप करा जैसा पहले लिया था, दैट इज कॉल्ड पी क्यू एस टी। पी क्यू आर इसलिए नहीं लिया क्योंकि आर रिजल्टेंट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सिंबल्स को चेंज करे। तो आपको पता है इसको अपन किससे देते हैं, ए से, मैंने आप समझने लगे, और जो दूसरी एडजेसेंट साइड है उसको अपन बी वेक्टर से दे रहे हैं। इनका बीच का एंगल कितना दे रखा था, थीटा, जो किसी बॉडी पे लग रहे थे, पी पर लग रहे थे, और इनका रिजल्टेंट डायगोनल से दिया जाता है, अपन ने ये आर से दे दिया, और अपन ने माना कि जो ये आर है मीन रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा है वो ए वाले से अल्फा एंगल पर एक्ट हो रहा है। कितने पर एक्ट हो रहा है, अल्फा एंगल पर एक्ट हो रहा है। तो सब काम सब कुछ पैसे पहले की तरीके करना पड़ेगा, मींस क्योंकि अपन को पता है कि जो एंगल्स निकालने होते हैं वो भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, और जब कभी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल निकाले तो हमेशा वो tan से निकाला जाता है, tan थीटा से निकाला जाता है एंगल, तो अपन भी यहाँ पर भी tan काम मिलेंगे। अब ये b था तो इसको भी क्या कर देता बेटा b, और वही ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाता थीटा, जैसे पहले करा था अपन ने, मैंने इसकी नेमिंग m कर रखी थी। ये b है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा b साइन थीटा, और जो बेस है वो कितना हो जाएगा b कॉस थीटा, दैट्स ऑल। अब मैंने भी आपसे कहा क्या है, जब भी हमारे से कोई एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो वी ऑलवेज फाउंड tan थीटा, तो tan अल्फा मीन्स ये फाइंड आउट करना है अपन को, ये फाइंड करना था अल्फा। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाता हूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल PMS इसमें जाता हूँ, तो जो ये tan अल्फा बनेगा ना इस वाले का tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पर क्या दिख रहा है ये SM बराबर b साइन थीटा, तो दैट इज कॉल्ड b साइन थीटा। और बेस पर बात करें तो बेस में तो यहाँ तक a आ रहा है प्लस ये टर्म आ रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड a प्लस b कॉस थीटा, दैट इज द फॉर्मूला। तो ये वेक्टर का एक और फॉर्मूला निकला b। अब इसके अंदर ये अगर ट्राइंगल के लिए बोलते तो मैं इसको रब कर दूं तो ट्राइंगल के लिए लॉ बन जाएगा ना, उससे निकाल लेंगे ना अपन अल्फा एंगल की वैल्यू, मैंने बोथ आर सेम, किसी से भी करें आप। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं और याद रखना है आपको। नेट लेवल पर है तो कम काम आ रहा है, पर ऐसा भी नहीं कि अगर एम्स लेवल जो होते थे एग्जाम्स तो कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ता था। हाँ, नेट लेवल बहुत रेयर काम आता है ये वाला फॉर्मूला, और मैथमेटिक्स में तो इतना काम आता है कि रिमेंबर सबको ही रहने लगता है फॉर्मूला। पर आप याद करें, अभी अपन वेक्टर चालू करा है 11वीं क्लास में, आप सभी चाहे आप नेट की कंपटीशन कर रहे हो चाहे IIT की कर रहे हो, रिमेंबर रखें रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, R इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और वो थीटा एंगल किसका था, वो ए और बी के फोर्स का। यहाँ पर भी ये थीटा एंगल किसके बीच का है, ए और बी के आ रही है वैल्यूज, पर एक साइन थीटा आ रहा है और एक कॉस थीटा आ रहा है, और ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, जो ए से कितने डिग्री पर जा रहा है वो निकाल रहे हैं अपन। बी से पूछा जाता तो आप इधर अल्फा ले लें, फिर इसका जस्ट उल्टा हो जाता, मीन्स यहाँ पर ए आ जाता और यहाँ पर बी आ जाता, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाते, और कोई फर्क नहीं पड़ता अपने। पर आप उसके लिए तो अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो और समझा दूंगा। अगर बी जिससे भी पूछे उसको नीचे ले लेना, क्योंकि अपन को बचपन से एंगल्स जो लेने की आदत पड़ी हुई है वो कुछ ऐसे हॉरिजेंटल से लेने की आदत पड़ी हुई है अपन को एंगल्स, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप रिमेंबर रखें, ठीक। तो एक तरह से अभी भी थ्योरिटिकली पार्ट पढ़ रहे हैं अपन लोग, तो अगर वो बोलें तो बस थ्योरी का ही पार्ट है कि जब अपने स्कूल लेवल पर पूछा जाए कि मैथमेटिकल एनालिसिस से आप रिजल्टेंट और डायरेक्शन बताएं, तो आप पैरेललोग्राम से निकाल दें, या फिर ट्राइंगल से बोलते तो ट्राइंगल से निकाल लेते। पर मैं तब भी कहा प्रैक्टिस करें ऑलवेज किसकी, पैरेललोग्राम लॉ की। फिर अगर ट्राइंगल पूछ भी लिया जाता तो आप सब कुछ ऐसा का ऐसा ही बना लें, बाद में रब कर दें ऊपर से। अगर ये ट्राइंगल का होता तो अगर मैं ये अपर वाला ट्राइंगल को रब कर दूं तो बाकी सब चीज़ तो वहीं की वहीं रहेगी और वही आपका आंसर रहता। तो अगर यही चीज़ अपन से ट्राइंगल के लिए पूछी जाती तो दैट इट्स मीन्स अपन कुछ इससे रिप्रेजेंट कर देते,
कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते। रिप्रेजेंट में कोई और दिक्कत नहीं आती अपने पास, मीन्स उसके अंदर वही लॉ, ए और बी एक साथ जा रहे हैं और जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ जा रहा है। पाइथागोरस थ्योरम उसमें भी अप्लाइड होती, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते अपन और वही tan अल्फा लगाकर b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ये सॉल्व आउट करते हैं अपन लोग। ठीक बेटा, नोट डाउन करो इसको, है ना। तो ये एडिशन के लॉ थे। लॉ कुछ भी लगाएं है तो वही ना, अलग अलग पैटर्न, जैसे कि स्केलर की भी कुछ अलग अलग ढंग से बताते हैं अपन को कैलकुलेशन करने की टीचर्स, फिर वो पर होता तो वो एडिशन ही ना। आंसर 104 ही आता, तो चाहे अपन ट्राइंगल बोल रहे हैं चाहे वो बोल रहे हैं, अपन को तो मोस्टली थ्योरी के अंत का हिस्सा था, बाकी तो अपन को वैल्यूज का फॉर्मूला ही ध्यान रखना था ना। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ जानकारी इससे रिलेटेड दे रहा हूँ। कुछ हरदम वो फॉर्मूला याद ना रखकर क्या क्या करा जाए, तो कुछ केसेस लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो डैट इज मीन्स मैंने आपको दोनों के मैथमेटिकल एनालिसिस बताए, एक पैरेललोग्राम लॉ का और एक ट्राइंगल लॉ का, और दो रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है वो बताइए। डायरेक्शन का फॉर्मूला है बी साइन थीटा, मीन जिससे एंगल लेते हैं उसको छोड़कर दूसरे वाले का लेते हैं, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। आप पैरेललोग्राम से रिमेंबर रखें प्लीज़, ब्रेन में आप पैरेललोग्राम याद रखें। बहुत सारी चीज़ जो कॉम्प्लिकेशन है वो अपने आप ही ईजी हो जाएंगे, है ना। चाहे अपन एग्जाम जब करेंगे न्यूमेरिकल्स तो भी देखेंगे अपन। तो कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स तो यहीं पे करा रहे हैं, फिर कंटिन्यू जैसे और चैप्टर्स में करा है कि पहले अपन ने थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि मैं हर चैप्टर की पहले थ्योरी कंसिडर कर रहा हूँ और फिर न्यूमेरिकल्स लगातार करा रहा हूँ। पर मैंने जहाँ मैथमेटिकल टूल्स है, सिग्निफिकेंस फिगर्स की बात करें जो मैंने बनाए, उसके अंदर मैंने एक साथ ही रखे, क्योंकि वो है ही ऐसी चीज़ें कि एक साथ ही कराने जरूरी थे उनके अंदर, हर टॉपिक के अंदर। वैसे ही वेक्टर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन हाथों हाथ करा रहा हूँ। पर यहाँ पर कुछ केसेस देख रहे हैं। केस 1 जिसका डायरेक्ट याद रहे तो बेटर रहेगा। इफ टू फोर्सेस बोल दूं या टू वेक्टर्स बोल दूं, इफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर ऐसे डायरेक्टली लेता हूं, बी वेक्टर एक्ट इन सेम डायरेक्शन में लग रहे हों। अब सेम डायरेक्शन ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर लग रहे हों सेम डायरेक्शन में पहले एक प्रैक्टिकली एग्जांपल कि कुछ इस तरह से लग रहे हैं। एक ए लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कुछ समझाने के लिए भी। ए वेक्टर लग रहा था, एक बी वेक्टर लग रहा था किसी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर। तो जब सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री एंगल बोला जाता है। अब मैं रिजल्टेंट का अगर फॉर्मूला अप्लाइड करता हूँ, जो अपने पास है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर क्या रख दूँ cos 0, और आपको पता है cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। 1 यहाँ से अगर रिमूव करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रह जाएगा ना सिर्फ हमारे पास, क्योंकि cos 0 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी हो गया ना हमारे पास फॉर्मूला। तो ये एक केसेस इसलिए लिए गए, बुक्स में भी और हर बुक में दे रखे हैं कि आपको जब सेम डायरेक्शन दी जाए तो उसमें कॉमन सेंस है, कोई पढ़ा हुआ ना भी हो तो भी अनएजुकेटेड आदमी बता देता कि दोनों फोर्सेज, अगर ये ए और बी फोर्सेज होते हैं, क्योंकि फोर्सेज है वेक्टर क्वांटिटी, तो जस्ट ऐड करना है, तो नो नीड कि हम इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाइड करें। इसलिए बताया कि आप जस्ट ऐड कर दें। मैंने आपको रूल समझाया था वेक्टर का, क्या रूल माने कैसे वो लॉ बने दो, तो उसको यहाँ पर ही समझाने के लिए एक डायग्राम और ऐसे ही बना रहा हूँ कि सपोज करो ये रहा वेक्टर ए, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और दूसरा वेक्टर क्या था हमारे पास, बी, दैट इज स्मॉल, ये बी वेक्टर थे। तो ये दो अलग अलग वेक्टर्स हैं, पर इसको लगाने का तरीका क्या बताया गया था कि आप फर्स्ट वेक्टर ए कंसिडर कर रहे हैं, तो जो इसका जो पीछे का हिस्सा होगा वो इसके साथ अटैच होकर यूं हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बी। जो स्मॉल एडिशन से बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड बी वेक्टर। अब एक के बाद एक वेक्टर ऐसे अटैच करेंगे, उससे बोला, पर जो रिजल्टेंट होगा उसको कैसे ऐड करेंगे, जो फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट पॉइंट है उससे लेकर जो इसका हेड आ रहा है लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर दो ही वेक्टर हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किसका है, वेक्टर सम का, a प्लस बी। मीन्स रिजल्टेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई बोलता है दो को रिप्रेजेंट करें तो कुछ अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इन दोनों का होता, एक के पीछे एक लगाते चलें और इसको इस तरह से ऐड कर देते हैं। वैसे ही केस ले रहे हैं सेकंड, अपन केस सेकंड बोला जाता अपन से, इफ a एंड b एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, a एंड b act in
अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होते, ठीक है, इससे ये बात तो पता लग रही ना, ये इसी डायरेक्शन में जाता, सेम डायरेक्शन में जाता। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो सपोज करो एक प्रैक्टिकल डायग्राम बनाऊं, तो दैट इज कॉल्ड ए वेक्टर, जो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग ले रहा हूँ, बिगर ले रहा हूँ, और एक बी लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। जब कोई चीज़ अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो द एंगल बिटवीन दैम इज 180। एंगल कितना हो जाता है? 180 हो जाता है अपने पास। तो डेट इज मीन्स ये हो गया हमारे पास। तो अगर मैं 1 और थीटा की 180 मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया था आपको, एंगल है 180, तो कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो इट मीन्स अगर मैं इस फॉर्मूले में इसकी पुटिंग करता, a² + b² + 2ab cos 180 रखता, तो cos 180 की वैल्यू कितनी आ जाती? -1, और -1 की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाता, तो डेट इज कॉल्ड a² b² - 2ab आ जाता ना बेटा अपने पास। अंडरस्टैंड? और ये फॉर्मूला किसका है अपने पास? a - b का होल स्क्वायर। आई एम कंसीडर a इज बिगर, शो कर रखा है डायग्राम में। तो रिजल्टेंट कितना आ जाता हमारे पास? a - b। डेट इज द रिमेंबर। फिर अगर कोई बोलता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, वेक्टर लॉ से लिख कर दिखाओ, तो कैसे लिख कर दिखाते? तो देखो मैंने a लिखा होता ऐसे, इतना बड़ा a, फिर लिखा होता b को लिखने का तरीका क्या है? जो पहले वाले का हेड है उससे जाएगा वो वाला, पर ये तो अपोजिट जा रहा था ना, तो मैं कुछ ऐसे ले लूँ, यहाँ तक b ले लूँ, डेट इज कॉल्ड b। a आ रहा है यहाँ तक, इस जगह तक a है, ये अपोजिट लगा तो इसके हेड से ही तो लिया, इसके हेड से ही तो चालू करा था बी वाले को, तो इसके हेड से अपोजिट कर दिया, सेम था तो इधर कर दिया। तो रिजल्टेंट कितना रह गया? रिजल्टेंट तो केवल इतना सा रह गया ना, यहाँ से यहाँ तक, डेट इज कॉल्ड आर। ये है आर रह गया अपने पास, इतना सा। एक दो बार देखेंगे तो थोड़ी बात समझ में आएगी, वैसे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, पर हाँ जिनके मैथमेटिक्स है वो ध्यान रखें कि कुछ समझा रहा हूँ कुछ वर्ड्स को। ए इतना बड़ा बनाया, अपोजिट था, पर रूल तो यही है कि फर्स्ट वाले का हेड से अटैच होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले के हेड और सेकंड वाले की टेल होनी चाहिए, तो वो अटैच कर दी मैंने और अपोजिट शो कर दिया। यहाँ पर भी क्या करा, फर्स्ट वाले की टेल, फर्स्ट वाले का हेड और सेकंड वाले की टेल सेम डायरेक्शन थी, आगे बढ़ा दिया, तो रिजल्टेंट ऐसा दिख रहा था हमारे को, मीन्स बड़ा, दोनों का एडिशन ही तो हो रहा है यहाँ पर। ठीक, यहीं पर एक बार समझा रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ रहे हैं। जब भी दो फोर्सेस किसी बॉडी पर लगेंगे तो मैक्सिमम तभी होंगे जब वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे, तो इसको एक और नाम से जाना जाता है कि डेट इज कॉल्ड मैक्सिमम एडिशन। मैक्सिमम आंसर आएगा, और मिनिमम आंसर तभी आएगा जब दोनों के दोनों कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। तो डेट इज मीन्स जो अपन ने ये वैल्यू निकाली है, ये लीस्ट वैल्यू बोलूं या मिनिमम वैल्यूज प्रोवाइड करेगा हमेशा। दो फोर्सेस की, दो वेलोसिटी की, किसी का भी रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे उनकी मिनिमम वैल्यू देगा जब हम माइनस कर देंगे। मैंने ये इसलिए भी बताया कि जब अपोजिट डायरेक्शन आए तो बिगर में से आप स्मॉलर को माइनस कर दें, और ये भी पता है कि ये चीज़ जाएगी किधर? ए की डायरेक्शन में तो जाएगी ना, क्योंकि ए इज़ बिगर देन बी, तो जाएगा किधर? ए के डायरेक्शन में। तो ये ए के डायरेक्शन में ही कर रखा है मैंने। और इसको अगर थोड़ा और प्रॉपर लिखो तो अपन क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करा है मैंने, दिस वन छोटा हो गया। आप समझ गए होंगे। ये दो केसेस को आप ध्यान रखें। एक और केस है जो अपन को याद रहना चाहिए, ये केस सेकंड था, ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस पढ़ा अपन लोगों ने। अब देख रहे हैं अपन थर्ड केस, है ना बेटा? तो थर्ड केस देख रहे हैं कि अगर 90 डिग्री पर लग रहे होते, ये इसलिए बता रहा हूँ, वापिस से बोल रहा हूँ कि अगर सेम डायरेक्शन हो तो डायरेक्ट ऐड कर दें, अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। नो नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूलाज, केवल समझाने के लिए बताया है और थोड़ा सा वेक्टर समझाने के लिए बताया है कि कैसे रूल अप्लाइड हुआ था। अब सपोज करो ये दोनों जो फोर्सेस थे एक्ट एट 90 डिग्री, कितने पे एक्ट हो रहे होते? 90 डिग्री पे अप्लाइड हो रहे होते। ठीक, इन सबको रब कर दूं बेटा, है ना? चेक कर लिया हमने, सब मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है, भी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रहा हूँ कैसे होंगे ये सब कुछ। मिनिमम अपने पास, ठीक। तो अपन देख रहे हैं कि अगर ये 90 डिग्री पे अप्लाइड हो रहे थे तो आप छोटा सा एक बॉडी मान लें इस जगह पर। चलो प्रैक्टिकल पूरा डायग्राम ही ले लेता हूँ। ये था एक फोर्स लग रहा था ऐसे, डेट इज कॉल्ड ए और डेट इज कॉल्ड बी, ये लग रहे थे हमारे पास। हमसे बोला गया रिजल्टेंट फाइंड आउट कर दें। तो अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करूं,
ये 90 डिग्री पर अप्लाइड हो रहे हैं ना, तो थीटा दे रखा है अपन को, मैंने थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे दिख भी रहा है, हल्का सा 90 का सिंबल बना दिया। तो अब थीटा 90 है और फॉर्म रिजल्टेंट अगर मैं अप्लाइड करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एंगल्स, है ना, एंगल्स पे वेक्टर एडिशन यूज हो रहे हैं। तो cos 90 तो जीरो होता है, cos 90 जीरो होता तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाती ना, क्या रह क्या जाता हमारे पास, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डेट्स ऑल, इतनी सी वैल्यूज रह जाती है हमारे पास, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह जाता। और रिजल्टेंट अगर मैं आज पैरेललोग्राम जैसा बनाने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे डॉटेड कर दूं, इस तरह से, ये बन गया ना अप्रोक्सीमेटली, डेट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। तो ये पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल भी तो जैसा शो कर सकते हैं ना, क्योंकि 90 डिग्री है और पैरेललोग्राम का रेक्टेंगल एक तरह का पैरेललोग्राम का ही तो पार्ट है, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो ये एक तरह से मैंने पैरेललोग्राम ही रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, किसी ने अपन से बोला तो मैंने ये वैल्यू ध्यान रखें प्लीज, रिक्वेस्ट से 3 केसेस याद रखें, 90 डिग्री के लिए बार बार ना लगाएं क्योंकि cos 90 हो जाएगा। बाकी इनके अलावा, इन 3 केस के अलावा कोई 120 डिग्री 135 डिग्री एंगल्स आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को पूरा अप्लाइड करना है, क्योंकि सबको तो रिमेंबर नहीं रखा जा सकता ना। तो इसका मतलब बाकियों के लिए फॉर्मूला अप्लाइड करें, 3 केसेस के लिए डायरेक्ट लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल हो तो। समझ रहे हैं क्या यहाँ पर? समझ गए? अगर किसी ने बोला सर इसको ट्रायंगल से एक्सप्लेन करो तो ठीक है, ट्रायंगल लॉ से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने क्या लिया, पहले लिया ए वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर, फिर मेरे को क्या लेना था, बी वेक्टर। पर उसको बी वेक्टर को कैसे लेना है, बी वेक्टर को कि जो इसका हेड है उससे उसकी टेल पर जाना चाहिए, तो ये टेल पर चला गया, दैट इज कॉल्ड बी वेक्टर। पूरा 90 डिग्री दे रखा है तो थोड़ा 90 डिग्री जैसा शेप दे देता हूँ, दैट इज कॉल्ड 90 डिग्री। तो ये बी वेक्टर हो गया। पर स्टार्ट कैसे करना है, मेरे को सेकंड वाले की टेल, फर्स्ट वाले का हेड ऐसे टच करना है। और फिर रूल क्या कहता है, ट्रायंगल से पता है डायरेक्ट अटैच कर दो अपोजिट डायरेक्शन में। वापस समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक में जो उन्होंने रूल्स बनाए जिससे कि जो फर्स्ट वाला होगा उसकी टेल को सेकंड वाले के हेड से टच करना है, तो अपन ऐसे तो टच करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट का आंसर हो गया। इसके अंदर एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे केस 90 डिग्री पर होते हैं, उसमें तो सेम डायरेक्शन हो गई, फटफट निकाल लेते हैं क्या चीज़ होती किधर जाती। अब प्रॉब्लम थोड़ी चालू हुई तो यहाँ पर बता देता हूँ। अब अगर तुमसे पूछा होता कि जो इसका अल्फा एंगल होगा कितना एंगल बनाता हुआ जाएगा, ये हाउ मच एंगल मेक विद द ए से कितना एंगल बनाता हुआ जाएगा, तो अब कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाते, मीन्स वहाँ पर एंगल बोलूँ चाहे यहाँ पर अल्फा एंगल बोलूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तो अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, tan अल्फा का, माने जो इसका रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू बोलूँ तो फॉर्मूला क्या याद करा था अपन ने, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा तो 90 है, तो इट मीन्स मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना, बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90 ना, इस तरह से रख दूँ। तो अब आपको दिख क्या रहा है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये b आ जाता सिर्फ, और cos 90 जीरो होता है तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है ना, यहाँ पे बसता कितना a। तो इट मीन्स मैं ये नहीं कह रहा आप याद रखें कोई ऐसे b अपॉन a, वैसे 90 डिग्री के लिए याद रखा जा सकता है कि 90 डिग्री के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वो बेस लिख दें वो ये tan अल्फा हो जाएगा, मीन्स दैट इज द ट्रिक। वैसे फॉर्मूला यही है, आप पूरा अप्लाइड करें अलग अलग एंगल्स के लिए जब डायरेक्शन बोला जाए। तो यहाँ पर बहुत 90 डिग्री के क्वेश्चन आते हैं तो रिमेंबर कहीं ना कहीं डायरेक्ट भी रहने लग जाता है कि जिससे एंगल पूछ रहे हैं उसका एंगल यहाँ पर रख दें ऊपर और नीचे ये रख दें, कई बार हेल्प करता है रिलेटिविटी उन सब के अंदर भी। तो रिमेंबर बेटा, ठीक। तो ये थे इनके लॉ के इनका समझाना कि लॉ के क्या निकले। तो कुल मिलाकर अपन ने अभी तक जितना पढ़ा है, जहाँ डेफिनेशन फर्स्ट लेक्चर में थी वो कुछ हद तक इंपॉर्टेंस थी स्कूल लेवल पर अपने पास, और यहाँ पर जस्ट फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट है और जो केसेस समझाए वो वैल्यूज थोड़ा सा याद रख लें तो थोड़ा ईजी रहेगा न्यूमेरिकल्स करने में, ठीक। और मैंने कहा कि ये तो जैसे मैंने 90 डिग्री पर भी लगेगा फोर्स, कभी 2 जने 120 पे भी लगेंगे, पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब सेम डायरेक्शन में होंगे। और मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जब वो कौन से डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, अब समझ गए होंगे। मैंने इसी के अंदर पैरेललोग्राम भी बना दिया और इसी के अंदर मैंने ट्रायंगल भी बना दिया आपको समझाने के लिए। वापिस लॉ ले लिया मैंने कि कैसे बनाए लॉ, है ना, फर्स्ट वाले की टेल से। इसको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था मैंने, ठीक है।
तो अपन अब देख रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स बेटा, इन पर तो अपन कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, इनके साथ बाद में तो देखेंगे सही। इफ टू फोर्सेस 4 and 3 Newton act on a body at angles तो अपन डिफरेंट एंगल्स पर कुछ वैल्यूज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एट एंगल 0 डिग्री, एट एंगल 60 डिग्री, एट एंगल 90 डिग्री, एट एंगल 120 डिग्री एंड एट एंगल 180 डिग्री। इससे कुछ चीज़ें समझा पाऊंगा। तो सबसे पहले 0 डिग्री एंगल मैं इसको ए कंसीडर कर लूँ, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। ए कंसीडर बाई 4 न्यूटन एंड बी कंसीडर एज ए 3 न्यूटन। तो जब 0 डिग्री माने सेम डायरेक्शन है, तो इसके लिए अपन फर्स्ट केस अगर लें तो उसके लिए अपन को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा हो 0 डिग्री, तो आप सीधा रिजल्टेंट लगा देना ए प्लस बी, डेट इज मीन्स 4 + 3 इक्वल्स टू कितना हो जाता 7 न्यूटन। दैट इज फर्स्ट आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड बोलूँ तो कितने डिग्री दे रखा था 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए फॉर्मूला अप्लाइड करते हैं, तो इसका मतलब है मैंने आर लिखा होता ए का स्क्वायर मीन्स 16 लिख दूँ प्लस बी का स्क्वायर 9 लिख दूँ 2ab, तो 2a की जगह 4, 3 मीन्स फॉर्मूला जानते हैं बेटा है ना, 2ab cos 60 और cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती हाफ। तो अगर ऐसी वैल्यू लिखता तो डेट इज कॉल्ड 16 + 9 और यहाँ पर cos 60 वैल्यू कितनी आती हाफ। हाफ से हाफ कैंसिल होते तो सिर्फ क्या बचता हमारे पास 12। इट मीन्स आंसर कितना हो जाता अपने पास 25 और ये 37। 37 का रूट अप्रॉक्सीमेटली बोलूँ तो 0.1 कुछ न्यूटन आ रहा होता अपने पास। डेट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाती है हमारे पास। थर्ड केस लें अपन। थर्ड में कौन सा एंगल ले रखा था 90 डिग्री। मैंने 90 डिग्री के लिए भी मना करा है कि 90 डिग्री के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या यूज़ करना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो डेट इज मीन्स 16 + 9 25 हो गया ना, और 25 का रूट कितना आ जाता हमारे पास 5। ये आंसर इज डेट इज कॉल्ड थर्ड। अब कितने डिग्री बोला है 120 डिग्री। तो इसका मतलब है मैं फोर्थ केस लेता हूँ डेट इज कॉल्ड थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे लिखता, एक बार पूरा लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 4 3 cos 120। और cos 120 की तरीका क्या बता रखा है 180 में से माइनस करें तो 60 आ जाएगा। 60 की वैल्यू हाफ होती है पर माइनस का साइन लगाना है। तो ये तो 16 + 9 + 2 4 3 और यहाँ पर आ जाता माइनस हाफ। हाफ से हाफ कैंसिल्ड होते, हाफ से हाफ क्या हो जाते कैंसिल हो जाते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ पर हो जाता है 25 और ये माइनस का 12 हो जाता है हमारे पास। मीन्स बोले तो 13 हो जाता है √13। √13 की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं कुछ 3.16 के करीब है 3.4, एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू बोल रहा हूँ। तो ये वैल्यू हो जाती है। फिर बात करूँ फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस में क्या था 180 में क्या करते हैं माइनस ही तो करते हैं अपन लोग। ये रिजल्टेंट एक और था। जब 180 डिग्री होता है तो क्या समझाया था रिजल्टेंट के लिए कि रिजल्टेंट को माइनस करना है ना, a - b करना है ना, वो केसेस लिए थे। तो डेट इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। यहाँ पर ये 2 राउंड ऑफ क्यों कर रहा हूँ तो कुछ समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो किसी पर फोर्स लगे सेम डायरेक्शन में लगाया, दो जनों ने 4 और 3 का न्यूटन का फोर्स लगाया तो मैक्सिमम फोर्स कितना आया 7। अब आप और जगह देख लें ये मैक्सिमम वैल्यू आई है। मैंने जब और एंगल्स चेंज करे तो देखो 7 से कम है आंसर, 5 भी 7 से कम है, √13 का आंसर भी 3.4 ये भी 7 से कम है और ये लास्ट वाला भी कम है। तो इसका मतलब है इस पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता था तो डेट इज कॉल्ड 7। ये दोनों मिलकर 7 से ज़्यादा फोर्स नहीं लगा सकते थे। ये दोनों मिनिमम कितना लगा सकते थे तो मिनिमम था 4 - 3 1 न्यूटन। तो इसका मतलब है जितने भी बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं ना 45 डिग्री जिनको आप जानते हैं 135 105 75 15 जितने भी एंगल्स होते हैं पर वैल्यूज लाई करती 7 और 1 के बीच में लाई करती। डेट इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू आ गई। तो अपन मोटे तौर पर बोल सकते हैं कि जो हमारे रिजल्टेंट होते हैं वो इक्वल्स टू मैक्सिमम से कम या बराबर या मिनिमम से ज़्यादा। इतने से टॉपिक पे भी कई बार हमारे न्यूमेरिकल्स रहे हैं। डेट इज कॉल्ड ट्रिकी न्यूमेरिकल्स जो नेट लेवल पर आते रहे हैं।
ठीक, तो ये क्वेश्चन अपन ने समझा कि जो भी आंसर होगा रिजल्टेंट वो हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाइक रहेगा। जैसे कि इसका मिनिमम जो फोर्स ये अप्लाई कर सकते थे किसी बॉडी पर, दो फोर्सेस जो थे वो 1 न्यूटन था और मैक्सिमम 7, बाकी सब एंगल्स पर आंसर इनके बीच में ही आने वाला है, इनसे ज़्यादा नहीं आने वाला आंसर। आई थिंक आप समझ गए होंगे न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, अगला न्यूमेरिकल देख रहे हैं। मैंने इसलिए सिखाया आपको ये कैसे अप्लाइड करेंगे अपन लोग। ठीक, अगले न्यूमेरिकल्स भी अपन एक साथ ही आगे करेंगे बेटा। अभी एक ही न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ क्योंकि आपको जस्ट फॉर्मूले की प्रैक्टिस करानी थी, जो मैंने करा दी आपको प्रैक्टिस, है ना। बाकी अपन की जो एंगल्स निकालना है, tan अल्फा की वैल्यू अगर समझा दी, फिर अपन और जगह वैल्यूज देखेंगे। अब अपन कुछ इसका अब सेकंड पार्ट में जा रहे हैं। मीन्स ये तो था, इस पर अपने 2 फॉर्मूलेस याद रखें जितना भी अपन ने पढ़ा भैया। अब आ रहा है यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है यूनिट वेक्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक न्यू डेफिनेशन देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर। पर उससे पहले एक टर्म और समझा रहा हूँ जिसका भी यूज आने वाला है। चलो ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर को ही क्या बोला जाता है, एक्चुअल में बोला जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ, जस्ट नोट में रिमेंबर रखें, बाकी तो अब थोड़ी देर में समझा रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक टर्म होती है जो किसी के मैग्नीट्यूड को बताती है। इसको समझाना कैसे होता है कि लेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कंसीडर कर लें, तो अपन उसका मैग्नीट्यूड माने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे बोलेंगे उसको, तो उसको समझाने का जो सिंबल है, जस्ट सिंबल बता रहा हूँ। फिर पैटर्न अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। जो सिंबल होगा वो मीन्स वही जो मैथमेटिक्स का होता है, इस तरह से देंगे अपन मैग्नीट्यूड फॉर्म में। और मैग्नीट्यूड फॉर्म में जब दिया जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जस्ट मॉडुलस फॉर्म में है ना। कि मॉडुलस में इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, मीन्स मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अपन देखेंगे, क्योंकि मैं अभी एग्जांपल लूंगा यूनिट वेक्टर के साथ ही, पर उसमें ये टर्म आती है इसलिए मैंने ये सिंबल बताया। तो जस्ट नोट है ये कि इस टर्म का यूज करने वाला हूं। क्या होगा, क्योंकि i प्लस जे प्लस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन यूनिट वेक्टर देख रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, एज ए न्यूमेरिकल इजी है। यूनिट वेक्टर, इट इज दैट वेक्टर, it is that vector of given vector whose magnitude is 1 या यूनिट, जिसका माने यूनिट माने भी 1 ही होता है ना। तो जिसको किसी भी वेक्टर का जो एक ऐसा वेक्टर हो जो यूनिट वेक्टर का सिर्फ एक ही मैग्नीट्यूड दे रहा हो, उसको यूनिट वेक्टर नाम दिया गया। इंपॉर्टेंस क्या थी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। इसको किस तरह से दिया जाता है कि अगर मान लें कि लेट अ वेक्टर इज गिवन वेक्टर, जो था लेट ए गिवन वेक्टर इज ए, एक वेक्टर दे रखा था अपन को। तो अगर मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको इस सिंबल से दिया गया, कैप से दिया गया। आप इस पर कैप लगाएंगे और फॉर्मूला क्या दिया गया कि जो भी आपको वेक्टर दे रखा है, उसको आप ऊपर लिख दें और उसका मैग्नीट्यूड को नीचे नोट डाउन कर दें। एक प्रैक्टिस के लिए और बता रहा हूं, जब वेक्टर का चैप्टर चल रहा हो, मैंने भी एक नोट में लिखा है कि इसका सिंबल ऐसा होता है, पर कभी कभार अगर बुक के अंदर सिर्फ ए छोड़ दिया जाए तो भी वो मैग्नीट्यूड को बता रहा होता है, क्योंकि एक ही चैप्टर में बार बार मॉड्यूल्स लगाएंगे तो टीचर को भी बहुत दिक्कत आएगी, स्पेशली मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ रहे हो वेक्टर के चैप्टर के अंदर। तो जब उनको वेक्टर बताना होता है तो एरो हेड लगा देते हैं वो लोग, पर जो एरो हेड नहीं लगाते तो दैट इज ऑल्सो सिम्बलाइज कि वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड को चाहे ऐसे, अभी तो अपन यही सिंबल यूज करेंगे क्योंकि अगर आप 11वीं क्लास में हैं तो आप इससे रिमेंबर रखें, पर जस्ट से प्रैक्टिस कोई बुक से पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज ना हो जाए कि ऐसा क्यों कर दिया उसने। तो ये इस तरह से सिम्बलाइज किया, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। आप ये ही रिमेंबर रखें, ये ही इंपॉर्टेंट है, इसी को ही याद रखें आप लोग। अब वेक्टर की यूनिट, वेक्टर क्वांटिटी यदि न्यूटन है तो उसका मॉडुलस होगा, तो उसकी भी तो यूनिट क्या रहेगी न्यूटन। तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, इसलिए एज ए ट्रिकी के बाद टीचर पूछ लेता है, इसलिए लिख रहा हूं ये यूनिट लेस है एंड डायमेंशन लेस है।
पढ़ चुके हैं अपन चैप्टर, है ना, क्योंकि कोई वेक्टर क्वांटिटी फोर्स होगा वेक्टर की फॉर्म में तो उसकी भी यूनिट तो होगी ना न्यूटन, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा उसकी भी यूनिट होगी नॉट न्यूटन, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड है तो इसका न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ तो डैट इज मीन्स यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होता है। इंपॉर्टेंस थोड़ी सी देर में बता रहा हूँ, है ना बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा पाऊंगा। फॉर्मूला देख लिया, एग्जाम्पल के थ्रू ही बाकी डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। एक और चीज़ जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है आईआईटी वालों के लिए कि अगर पूछा जाए कि यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी तो इट्स डायरेक्शन इज सेम एज गिवन वेक्टर, क्योंकि उसका सबसे छोटा पार्ट ही तो लिया है, वही अब थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ आपको है क्या। तो ये था अपने पास जो इसकी डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो गिवन वेक्टर की दे रखी थी। अगर गिवन वेक्टर बोल रखा था एक बड़ा सा वेक्टर दे रखा था और बोल रखा था कोई फोर्स दे रखा था कि न्यूटन नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो वो भी नॉर्थ डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि वो उसी का पार्ट है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर डिस्क्राइब हुआ, पहले कुछ और ढंग से हुआ, फॉर्मूला बाद में ड्राइव हुआ होगा। अगर ऐसे मैं ज़्यादा डीप जाऊं उस टॉपिक के अंदर कि क्या पहले हुआ होगा, तो पहले एक्चुअल में कुछ ऐसा किया गया कि ज्योमेट्री का ही ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म है वेक्टर माने, और ये एडवांस फॉर्म है। तो अपन इन लोगों ने करा क्या, वेक्टर समझाने वालों ने, कि उन्होंने जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जो जेड एक्सिस होते हैं इनके उन्होंने यूनिट वेक्टर्स निकाल दिए, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो उन्होंने एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर दिया, यूनिट वेक्टर आई कैप दिया, वाई एक्सिस का दिया जे कैप और जेड एक्सिस का दिया के कैप। कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत कुछ समझने वाले हैं। मीन्स सबसे छोटा पार्ट जो था वो आई कैप कंसीडर कर लिया गया, सबसे छोटा पार्ट, क्योंकि अगर सबसे छोटा पार्ट बोलूं तो वो उसका सबसे वन वाला पार्ट हो जाएगा ना, डिवाइड वाला, जैसे चॉकलेट हो। यूनिट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बोलेंगे, अगर मेरे को टीवी कोई सी भी शॉप, चॉकलेट की शॉप भी लगानी हो तो मेरे को एक चॉकलेट की कीमत तो पता होनी चाहिए ना, उसके बगैर मैं चॉकलेट को नहीं बेच सकता, क्योंकि एक ही चॉकलेट को मैं ज़्यादा रेंज में बेच दूंगा और या कम रेट में बेच दूंगा, तो वो सबसे छोटा पार्ट। या फिर मैं ग्राफिकली थोड़ा बात करूं तो आपको पता होगा, जब भी आप लोगों ने ग्राफ बनाए तो एक इंटरवल कंसीडर करा कि 5 सेंटीमीटर का लेना है, 10 सेंटीमीटर का लेना है, कितना कंसीडर करना, एक पार्ट लेना था। तो एज ए पूरे वर्ल्ड के अंदर ये चैप्टर सभी जगह एक जैसे चले क्योंकि ये लैंग्वेज है फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की, तो ये कंसीडर कर लिया गया कि इसका यूनिट वेक्टर आई है, सबसे छोटा पार्ट। इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया गया जे कैप और इसका स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया गया के कैप, दैट इज कंसीडर ए पार्ट्स। कुछ इस तरह से कंसीडर कर लिए गए पार्ट्स का, तो ये इसके यूनिट वेक्टर्स कहलाए, आई कैप, जे कैप और के कैप। इंपॉर्टेंस क्या थी थोड़ी सी देर में देखने वाले हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये इनका यूनिट वेक्टर का जस्ट फॉर्मूला जो आप रिमेंबर रखें, जो भी वेक्टर दिया जाएगा उसे मैग्नीट्यूड का डिवाइड करेंगे, समझेंगे न्यूमेरिकल से ज़्यादा बेटर। और ये कुछ कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के ये कुछ कंसीडर कर लिए गए यूनिट वेक्टर, मीन्स सबसे छोटा पार्ट, इतना छोटा कि वो 1 मैग्नीट्यूड के बराबर ही है, ये लिया गया अपने पास। दैट इज अ डेफिनेशन, है ना, कि दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। थोड़ा सा प्रॉपर लिख रखा है बस, है ना, जिसका छोटा मैग्नीट्यूड हो। ठीक, तो ये कुछ अपन को दिया गया, फॉर्मूला अपन थोड़ी देर में यूज़ करने वाले हैं और बहुत कुछ समझने वाले हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ, पहला एक छोटा सा, तो पहले ये कार्टेशियन सिस्टम का फ़ायदा क्या हुआ वो बता रहा हूँ, फिर यूनिट वेक्टर का बताऊँगा। जिससे मेरे को इंग्लिश में लिखना पड़ता, अ मैन इज मूव 25 मीटर इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। अब इतना सब कुछ मेरे को इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है, पर अगर मेरे को इसको शॉर्ट में लिखना होता कि कॉम्पैक्ट ही तो करा, उसकी जगह मैंने लिख दिया 25 आई कैप, क्योंकि वो मल्टीपल में चला, है ना, जैसे स्केल में होता है 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर का रिपीट होता है तो उसको 2 सेंटीमीटर लिख दिया जाता है, फिर उसका रिपीट होता है 3 सेंटीमीटर कर दिया जाता है। तो अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया होता कि इतना मूवमेंट लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है, डिस्टेंस चला है, तो बस मेरे लिए काम आसान हो गया ना। आई कैप से जो एजुकेटेड थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, उनको पता था कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है, एक्स एक्सिस में चला है, तो कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश इतनी बड़ी लिखने से या फिर हिंदी में पढ़ रहे होते तो वो लिखने से बच गए, फ्रेंच में लिख रहे होते तो उससे बच गए, क्योंकि वेक्टर सभी जगहों पर चल रही है जब मैं फिजिक्स लिए या मैथमेटिक्स लिए तो दैट इज मीन्स
इसको अपन ने ऐसे इजी कर दिया ये यूनिट वेक्टर लेने की वजह से। ये तो ये एक यूज़ बताया कि कैसे कॉम्पैक्ट हुई कोई चीज़। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर समझा रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंस है यूनिट वेक्टर की। तो एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझ रहे हैं अपन, और मॉडुलस निकालना और मैग्नीट्यूड निकालना अब समझ रहे हैं अपन। क्या था वो टर्म वहाँ पर समझाना पॉसिबल नहीं था, आईजी के आप समझ गए। तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और कोशिश करें बेटा कि इसी से ही समझ जाएं आप, है ना, समझना चाहिए एग्जाम्पल से। इफ a man applied a force of 4i minus 3j plus k cap Newton on face of other man, then find magnitude of applied force, magnitude of applied force, applied force and unit vector of force। मैंने इस फोर्स का सबसे छोटा पार्ट कितना होगा, मतलब ये था, पर समझा रहा हूँ धीरे से। किसी ने मेरे ऊपर ही पंच मारा तो उसने जो फोर्स अप्लाइड करा था, अब थोड़े से क्योंकि वेक्टर है ना बेटा, तो अब समझा क्या रहे हैं, पहले तो इसी को समझें फोर्स को। अब आपको ये तो पता होगा प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी आईजीके में बात नहीं करता है। क्या कभी पेरेंट्स को बात करते हुए देखा, टीचर्स को बात करते हुए सुना? नहीं सुना। किसी स्टोर वाले को सुना आईजीके में बात करते हुए? नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ डेफिनेशंस में कि हम प्रैक्टिकल लाइफ स्केलर से ही सर्वाइव कर रहे हैं हम लोग। तो ये कुछ लैंग्वेज में लिखे, वैसा हुआ क्यों होगा तो थोड़ा आप समझें कि अगर किसी ने पंच मारा है, सपोज करो इस बॉल को ही आप मान लें दूसरा पर्सन है, अगर पंच मारा है तो आप जानते हैं ना, इधर एक वाई एक्सिस रहा होगा, एक एक्स एक्सिस रहा होगा और एक उसका फेस का अब पीछे वाला हिस्सा, बैक वाला हिस्सा, वो भी तो रहा होगा। 3 जगह उसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ होगा ना। ये कुछ इस तरह से बता रहा है कि जब किसी ने पंच मारा तो 4 मैग्नीट्यूड जितना हिस्सा उसके कौन सी डायरेक्शन में गया था, एक्स एक्सिस में 4 न्यूटन फोर्स लगा था। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा था, तो वाई एक्सिस ऐसे कर सकता हूँ ना, इतना तो छोटी क्लास से आपको पता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो यहाँ पर लगा होगा 3 न्यूटन का फोर्स, और के जिसको नॉर्मली अपन आगे की तरफ शो करते हैं तो इस डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में लगा होगा 1 न्यूटन का फोर्स। ये शो कर रहे हैं कुछ इस तरह से लिखकर। देखो इसको इस तरह से बोलकर या बताना होता अब लोग समझ रहे थे। आपको पता है अपन 3 डायमेंशन में ही सर्वाइव करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इससे तो ये बात पता लगी किसी ने फोर्स मारा। इसकी खुद की आज कैसे इंपॉर्टेंस है, सपोज करो कोई बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छी, मैंने वो गोल्ड मेडल लेकर आ सकता है इंडिया से पूरे वर्ल्ड के अंदर ओलंपियाड में, पर जो उसके टीचर थे, जो कोच था, उसको पता लगा कि वो ज़्यादा फोर्स, मान लो यही सबसे मैक्सिमम फोर्स था पूरे वर्ल्ड के अंदर, पर उसने एक चीज़ चेक करी कि वो ज़्यादा हिस्सा ताकत अपनी कहाँ पर लगा देता है, एक्स एक्सिस पर लगा देता है। तो हो सकता था ना टीचर कुछ हाथ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड करता कि जब वो पंच मारता तो ये वाला मैग्नीट्यूड शायद इधर आ जाता, तो जेड एक्सिस में अंदर की तरफ ज़्यादा चोट लगती ना, ये वाला हिस्सा। क्योंकि अगर मैं फेस की बात करूँ तो वाई एक्स, और अंदर की तरफ क्या जा रहा है, जेड, और बाहर की तरफ भी क्या आ रहा है, जेड। तो शायद वो टीचर इसको इधर शिफ्ट करा देते ना आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार, डायरेक्शन चेंज कर कर, तो उसका जो 3 डायमेंशन में ताकत जाने वाली थी वो रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती। तो एक यूज तो ये था आज के टाइम पर दैट इज मैंने आपको समझाया कि एक्चुअल में ये फोर्सेस कुछ इस तरह से हैं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस में इस तरह से जा रहे हैं। पर इसको कौन समझ सकता है कि कितना फोर्स अप्लाइड करा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ वाले तो समझते हैं केवल काउंटिंग से 50 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स, ऐसे समझते हैं ना, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। आईजी के जिसमें नहीं आए वो ही हमारे मैग्नीट्यूड कहलाते हैं, या स्केलर में रिप्रेजेंट कर देना। तो अपन मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे या मॉडुलस कैसे निकालेंगे, जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया जिससे कि मैं आपको समझा सकूं मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अपन क्या करेंगे, जो इनके कॉफिशिएंट्स हैं उनको एक रूट में कुछ इस तरह से होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस के साइन ही रहेंगे ऑलवेज, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। मीन्स इनका मैंने आई का कॉफिशिएंट कितना था 4 का होल स्क्वायर, इसका कितना था -3, के ऐप के आगे कितना है 1, तो ये ले लिए अपन ने। तो आंसर कितना आ जाता, 16 + 9 + 1। आप ऐसे भी रिमेंबर रख सकते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर दें, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड 25, 26 ये आ जाता, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5.01 कुछ न्यूटन फोर्स आ जाता। अब सब जने समझ रहे थे ना कि फोर्स कितने न्यूटन का अप्लाइड हो रहा है, समथिंग 5 न्यूटन का फोर्स। समझ गए, पेरेंट्स समझ गए,
शॉपकीपर समझ गए, अनएजुकेटेड लोग समझ गए, वो इसको नहीं समझ पा रहे थे। तो किसी भी चीज़ को मैग्नीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो दैट इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ आंसर, स्केलर फॉर्म आंसर। ये मेरा फर्स्ट था, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बेटा, इसका मतलब क्या है ना। अब निकालना था यूनिट वेक्टर, जिसको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यूनिट वेक्टर के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूले के अनुसार इसके ऊपर कैप लगा देंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का सिंबल है जो लिया था फॉर्मूले में। फिर वेक्टर को लिखना है और उसके मैग्नीट्यूड को कहाँ लिख देना है, नीचे। इट मीन्स एफ कैप, तो एफ को पूरा जो वेक्टर की फॉर्म में दे रखा था वैसे ही लिखेंगे। और अगर आप नेट के स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान रखें कि वेक्टर फॉर्म में जब भी होगा तो चीज़ आई जे के में ही दी जाएंगी। मैग्नीट्यूड मीन्स इस तरह की फॉर्म में, तो डेट इज कॉल्ड इसको √6 की फॉर्म में लिख देता हूँ, इसे कुछ समझा सकूँ। √6 ये अपन ने ले लिया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आ गया। ये समझा क्या रहा था, इसको यूनिट वेक्टर 1 क्यों बोला गया, पहले तो वो समझ लें। देखो अगर मैं ऊपर वाले का भी मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो वो भी तो 26 आ जाएगा, नीचे भी √26 से √26 कैंसिल्ड हुआ, डेट इज 1, इसलिए उसका फॉर्मूले की डेफिनेशन में 1 बोला गया। प्रैक्टिकल यूज कुछ ऐसा था, 4√26 सबको सेपरेटली लिख रहा हूँ, 26 को सबको सेपरेट कर रहा हूँ और बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर का एक्चुअल लॉजिक क्या था प्रैक्टिकल लाइफ से। वो कुछ इस तरह से था, ये लिख तो दिया मैंने, है ना, पहले समझ लें आप। देखो उसकी मैग्नीट्यूड की सबसे मैक्सिमम ताकत कितनी थी, 4। कौन सी डायरेक्शन में, उस पर्सन की एक्स एक्सिस के अंदर, दैट इज कंसिडर मैक्सिमम, कंसिडर करें मैक्सिमम फोर्स है, तो ये ताकत थी। तो सबसे छोटी ताकत कितनी होती है उसकी, तो दैट इज कॉल्ड 4√26। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो चॉकलेट के आपके बहुत पूरे कोई बॉक्स के अंदर बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी है तो आप डिवाइड करके निकालेंगे ना उसको, या उसका सबसे छोटा पार्ट कितना होगा, सबसे छोटी रेट कितनी होगी, तो एक चॉकलेट की होगी ना, तो दैट इज कॉल्ड सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इन एक्स एक्सिस। मीन्स अगर सपोज करो इससे सामने वाले पर्सन को नीचे गिरा सकता है जब फोर्स अप्लाइड करता है, तो वो सबसे छोटा फोर्स कितना अप्लाइड करे, जैसे कोई बैक्टीरिया मर जाए या कोई आंट कीड़ा मर जाए, ये कितना फोर्स होता है, दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ आई, दैट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स इन जे एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स इन के, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। बाकी तो फॉर्मूला तो सिंपल सा ही है ना, जो वेक्टर दे रखा ऊपर रख दें उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, और इतनी बार प्रैक्टिस होने वाली है कि मैग्नीट्यूड निकालना तो एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी सभी जनों के लिए जब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। रिमेंबर करें, ठीक, नोट डाउन करें बेटा, है ना, फिर कंटिन्यू करते हैं अपन आगे, ठीक है ना बेटा, लिखो 1 मिनट के लिए बेटा। है ना, ठीक, रब कर रहा हूँ बेटा। अब एक डेफिनेशन और थी जो भी रिमेंबर रखें तो ठीक है, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग क्वेश्चन की तरह काम आती है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नल वेक्टर, जीरो वेक्टर के बारे में पूछा जाता है, तो उसको भी जरा सा अपन देख लें। जस्ट डेफिनेशन है जीरो वेक्टर, पर अपने आप में कुछ जरूर इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर जीरो वेक्टर्स की बात करूं या बात करूं नल वेक्टर की, छोटी मोटी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है। एज ए असॉर्टमेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो आते थे उनके अंदर काम का जीरो वेक्टर, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। पर एक खास बात आने वाली है कि अगर कोई जीरो वेक्टर बताएंगे कैसे, जीरो के ऊपर भी वेक्टर का सिंबल लगाना है, जीरो के ऊपर ही वेक्टर का सिंबल लगाना है, कुछ इंपॉर्टेंस जरूर रखता है। रीजनिंग क्वेश्चनों की बात करूं तो हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड, जैसे यूनिट वेक्टर था 1 होता है वैसे जीरो वेक्टर होता है, पर सिंबल देना होगा इस तरह से रिप्रेजेंट करने का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, क्योंकि जीरो वेक्टर अगर कोई चीज़ जीरो है तो मैं उसकी डायरेक्शन ही नहीं दे सकता ना कि एक्स एक्सिस जा रहा है वाई एक्सिस। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन मतलब क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में जिसको हम बता नहीं सके, इधर जाएगा उधर जाएगा किधर जाएगा क्या बताएं जब कोई चीज़ है। अब ये किस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं अपने पास। अगर बोला जाए अपन से डिस्प्लेसमेंट, एक साथ ही 2-3 ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बोला जाए या बोला जाए वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर ऑफ रेस्ट पर्सन,
अब पर्सन ही रेस्ट में है तो कुछ बोल सकते हैं क्या आप? तो आंसर क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। और जीरो वेक्टर का मतलब ऐसे बताएंगे ना, विथ यूनिट लगा देंगे, क्योंकि अपने आप में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है। डिस्प्लेसमेंट होता तो जीरो मीटर बोलते, और अगर वेलोसिटी की बात बोलता तो जीरो वेक्टर मीटर पर सेकेंड। दैट इज मीन्स मैंने कुछ समझाने की कोशिश करी आप लोगों को कि जीरो वेक्टर की और क्या इंपॉर्टेंस, मैंने जीरो वेक्टर कैसे कैसे गेन करा जा सकता है, दैट इज मीन ऑल्सो। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया कि अगर कोई जना रेस्ट में ही है तो जो उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा तो वो जीरो ही तो हो गया, दैट इज कॉल्ड नल वेक्टर। वैसे ही अगर अपन से कोई ने बोला होता कि अगर कोई वेक्टर मेरे पास ए है और मैं उसको एक नॉर्मल जीरो से मल्टीप्लाइड कर देता हूं, पर क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाइड कर रहा था, वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड कर रहूंगा, तो ये जीरो वेक्टर आंसर आएगा। जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो ये कुछ सिंपलाइज मैंने कुछ करे गए कि आप इस तरह का ध्यान रखें जीरो वेक्टर के अंदर कि इस तरह से आएगा। और कैसे जीरो वेक्टर आ सकता है? अगर मेरे पास कोई एक वेक्टर है, थर्ड केस ले रहा हूं मैं इनसे, अगर ये फर्स्ट एग्जांपल था तो सेकंड ऐसे समझाने के लिए जीरो से मल्टीप्लाइड करेंगे वेक्टर क्वांटिटी को, तो आंसर जीरो है। पर कोई बोले जीरो वेक्टर है क्या, तो हम बोलेंगे हाँ जीरो वेक्टर इज करेक्ट आंसर। वैसे अगर अपन से बोले जाए थर्ड केस की बात करूं कि अगर ए वेक्टर कब जीरो होगा, जब मैं उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड कर दूं तो आंसर जीरो हो जाएगा ना। पर जीरो वेक्टर, कि वेक्टर में से वेक्टर को सेपरेट कर रहा था तो आंसर भी क्या लिखना पड़ेगा? जीरो वेक्टर। जीरो को जीरो वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। तो बस इस लेक्चर में अपन यहीं तक पढ़ रहे हैं, फिर बाकी अपन जो इसके कंपोनेंट्स के बारे में, मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं उनको पढ़ेंगे। बस उसके बाद फिर अपन न्यूमेरिकल्स चालू करेंगे। बट बेटा एक चीज़ नोट कर लें आप लोग, मेरा एक नंबर है 9352644365। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर आप टारगेट बैच के अंदर हैं तो आप, ये भी मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप सेंड कर सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन कर दूंगा। नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं बेटा, है ना? ठीक बेटा, है ना? गुड डे बेटा, गुड डे।